Hello dear friend, this is PS Chauhan, and in this part 2 of cell cycle regulation, I will discuss next part of regulation of cyclin and CDK. ओके, मैं cyclin और CDK के रेगुलेशन के नेक्स्ट पार्ट की अब बात करूंगा, जहां पे मैंने प्रीवियस वीडियो स्टॉप की थी उसके आगे ही आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि ये सेल साइकिल पिछला वाला स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन वाले इवेंट का, तो इसके रेगुलेशन की अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कैसे इसका रेगुलेशन होने वाला है, फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन से एमसीडीके का कैसे रेगुलेशन होने वाला है, हम इसकी अब बात करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड डियर गाइस। ओके, तो यहाँ पे हम समझते हैं रेगुलेशन ऑफ एमसीडीके वाया फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन इवेंट। क्लियर है? ओके, तो ध्यान से देखिए, आपको ये चीज़ पता है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि मैंने आपको मेंशन मैंने किया हुआ है कि जो एमसीडीके है ये कहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, इस G2 फेज में। तो इसका मतलब इससे पहले कैसा रहता होगा, ये जो आपको पता है कि एमसीडीके जो है मैंने पहले भी बताया हुआ है, सीडीके डिग्रेड नहीं होता है, मतलब इससे पहले भी वो प्रेजेंट रहा होगा, इस टाइम में भी एमसीडीके प्रेजेंट रहा होगा, मतलब मगर वो कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, मगर वो कब आके एक्टिव हो रहा है, वो G2 फेज में आके जो आपका एमसीडीके है वो एक्टिव हो रहा है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। कब वो इनएक्टिव है, G1 फेज में, S फेज में वो इनएक्टिव है, एमसीडीके इनएक्टिव है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, और इसी के रेगुलेशन की अब हम बात करेंगे कि कैसे ये एक्टिव होता है स्पेसिफिक फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज G2 फेज में कैसे एमसीडीके एक्टिवेट होता है। बहुत ही प्यारा सा फिनोमिना है, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे। ओके, लुक, ये देखिए, ये अपने पास क्या है, ये साइक्लिन सीडीके का कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए, ऊपर साइक्लिन अटैच है, ये साइक्लिन अटैच है, और ये सीडीके अटैच है, ये जो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स अटैच है। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक्चुअली जब ये इनएक्टिवेट होता है तो यहाँ पे सीडीके की पोजीशन पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है V1 प्रोटीन, जो कि G2 फेज से पहले क्या करती है, G2 फेज से पहले वाले टाइम में इस सीडीके से इस 15th पोजीशन पे, इस सीडीके के 15th पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन कर देती है, जो कि होता है इनहिबिटरी फॉस्फेट, ये इनहिबिटरी फॉस्फेट होता है। ये कैसा फॉस्फेट होता है, इनहिबिटरी। इस समय तो ये इनएक्टिव है, नो डाउट इनएक्टिव है, अभी भी ये इनएक्टिव है। क्लियर है? आप देख पा रहे हो ये इस समय भी इनएक्टिव है। ये दोनों ही टाइम में मैं जहाँ मेंशन कर रहा हूँ आपको, ये दोनों ही टाइम पे क्या है, इनएक्टिव ये शो हो रही है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होने वाला है, अभी देखो, अभी एक और प्रोटीन आती है जिसका नाम है CAK, सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज। ये क्या करता है, ये ऊपर साइक्लिन है और नीचे क्या है, सीडीके। अभी ये कुछ चेंज नहीं करेगा, इसके 15th पोजीशन फॉर फॉस्फोराइलेशन अभी भी प्रेजेंट है, बट ये जो CAK है ये क्या करता है, एक एक्टिवेटिंग काइनेज, वो जो कि ऐड करता है फॉस्फेट, वो भी 161 पोजीशन पे। मगर ध्यान से देखिए, अभी भी ये इनएक्टिव है, ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ये इनहिबिटरी फॉस्फेट अभी भी अटैच है, इसीलिए अभी भी इनएक्टिव है। अब क्या होता है, जैसे ही G2 फेज आता है, एट द टाइम ऑफ G2 फेज यहाँ पे आता है एक प्रोटीन जिसका नाम है CDC25, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और ये क्या करता है, एमसीडीके को एक्टिवेट कर देता है। कैसे एक्टिवेट करता है कि ये 15th पोजीशन का जो फॉस्फेट है इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे बचा 161 पोजीशन पे फॉस्फेट, और ये क्या है, एक्टिव है। कौन एक्टिव है भाई, ये एमसीडीके जो है ये अब एक्टिव है, और इसके साथ साइक्लिन तो ऑलरेडी अटैच है, तो अब ये बन गया साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, जो बहुत सारे रोल प्ले करने वाला है। ये क्या है, एक्टिव एमसीडीके। अब इसके साथ ही अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक्टिव एमसीडीके के रोल क्या होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप चीज़ एक देख पा रहे होंगे कि हम पूरा ही लेक्चर एक रिदम में चल रहा है। आप इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा लेक्चर आपका अभी भी रिदम में चल रहा है। नो डाउट दिस इज पार्ट 2। तो आपने देखा सेल साइकिल के एम फेज को यहाँ पे मैंने पॉइंट में बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में। उसके बाद G1 फेज में मैंने बताया कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड के साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स होते हैं, और मैमल के केस में G1 साइक्लिन, G1S साइक्लिन, S साइक्लिन,
एम साइक्लिन प्रेजेंट थे यहाँ पे। इसके अब आपको पता है कि साइक्लिन और सीडीके के ये एक स्पेसिफिक फेज में आते हैं और चले जाते हैं, तो इनके रेगुलेशन की ज़रूरत है। हमने सेल साइकिल के रेगुलेशन में देखा कि साइक्लिन रेगुलेटरी सब यूनिट है, ये कैटालिटिक यूनिट है। इसका रेगुलेशन कैसे होता है, प्रोटीओलिसिस से होता है, और वो भी कौन सी प्रोटीओलिसिस, यूबिक्विटिन मीडिएट। तो यहाँ पे SCF जो है, एसकेपी प्रोटीन क्लोरीन और एफबॉक्स प्रोटीन, ये SCF जो एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, ये क्या करता है, G1 फेज की साइक्लिन को डिग्रेड कर देता है। और APC के रोल की भी हम बात करेंगे, जो S फेज साइक्लिन और M फेज साइक्लिन को डिग्रेड कर देता है। दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं कि CDK जो है, CDK जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो भी इनएक्टिव रहता है। और कैसे इनएक्टिव रहता है, फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन इवेंट से, जो कि अभी आपने जस्ट नाउ भी आपने देखा कि कैसे MCDK का रेगुलेशन कर रहे हैं हम, फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन इवेंट से। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि कुछ इनहिबिटर हैं हमारे पास, जैसे P21 P27 जो कि सिप के फैमिली के मेंबर हैं, और दूसरी तरफ P15 16 18 एंड 19 ये क्या है, ये हमारे पास हैं नेक्स्ट फैमिली दैट इज कॉल्ड INK4A फैमिली। और ये क्या करता है, G1 CDK को इनएक्टिवेट करके रखता है। तो ये ऑलरेडी कंटेंट में आपको डिलीवर कर चुका हूँ, जस्ट रिकैप करा दिया है मैंने आपका। अब आपने यहाँ पे देखा फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन इवेंट से कैसे MCDK को रेगुलेट किया जाता है। नाउ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक्टिव MCDK प्रेजेंट है। अब हमको यहाँ पे पढ़ने की जो ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, वो ज़रूरत है हमको इस के रोल के जानने की। तो रोल ऑफ MCDK जो ये परफॉर्म करता है, ध्यान से देखिए कि ये MCDK वही CDK है जो सेल साइकिल के माइटोसिस वाले जो माइटोसिस की जो स्टेप है सेल साइकिल में, प्रोफेज में जितने भी चेंजेस वहाँ पे आते हैं उस MCDK ही लेके आता है। प्रोफेज और मेटाफेज तक सारे काम MCDK कराता है, ठीक है। हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला ही अगर काम देखें तो ये MCDK क्या करता है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कराता है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन करा रहा है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। और अब ध्यान से देखिए कैसे ये क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कराता है। आपको भी पता है कि बाइवेलेंट ये स्ट्रक्चर है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये भी एक्चुअली कंडेंस स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है कंडेंसिन प्रोटीन इसको कंडेंस करके रखती है। और यहाँ पे एक प्रोटीन है जो क्या है, कोहेसिन। तो ये कंडेंसिन और कोहेसिन प्रोटीन को एक्टिवेट करके क्रोमोसोम को कंडेंस कराने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए दूसरा रोल क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिग्रेड कराने में मदद करता है। अब ध्यान से देखिए कैसे ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेडेशन की। यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है लेमिन प्रोटीन। आपको भी पता है कि लेमिन प्रोटीन क्या करती है, ये अगर आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियस के साइटोस्केलेटन को बनाने का काम करती है, न्यूक्लियस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती है। कौन, लेमिन प्रोटीन, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट। आपको पता है इंटरमीडिएट फिलामेंट किस कैटेगरी में आएंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि सेल का स्केलेटन बनाते हैं। उन्हीं में से एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है जिसका नाम है लेमिन प्रोटीन। और ये क्या करता है, ये MCDK इसको फॉस्फोराइलेट करके लेमिन प्रोटीन का क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन कर देता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे लेमिन प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाएगी। तीसरा काम मैं सारे कंटिन्यूअस में इसके रोल बता देता हूँ। तीसरा काम, ये जो मोटर प्रोटीन है ना, मोटर प्रोटीन एज वेल एज ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल, इनको भी एक्टिवेट करता है, इनको भी एक्टिवेट करने का काम करता है, जिससे कि स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं, आप देखते हो कि MTOC माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जिसको हम बोलते हैं, MTOC से स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं और वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम को मेटाफेजिक प्लेट पे लाने का काम करते हैं। ये चीज़ समझ में आ चुकी है आपको, यस, वेरी गुड। देन हमने देखा कि यहाँ पे मोटर प्रोटीन और जो माइक्रोट्यूब्यूल जो है, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो है, ये क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट होके स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद कर रहे हैं, क्लियर है, स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं एक और इसका रोल, और वो क्या है, वो एक्चुअली इसका रोल नहीं, आप उसकी गलती कह सकते हैं कि MCDK एक गलती करता है, और वो गलती क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ APC/C, एक यूबिक्विटिन लाइगेज है जिसका नाम है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। ये क्या है भाई, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। और ये करता क्या है, ये
करता एक कर्म करता है, और वो कर्म क्या है, ये खुद ही MCDK को डीएक्टिवेट कर देता है। ये जो MCDK जिसने इसको एक्टिवेट किया, इसका रोल क्या है, MCDK, ध्यान से देखिए MCDK क्या कर रहा है, MCDK ये है MCDK, MCDK क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है किसको, APC/C को, APC/C को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। और APC/C क्या करता है, इसका ही MCDK का डिग्रेडेशन करा देता है। डिग्रेडेशन। अगर आपको लगता है कि आपको ये वाली स्टेप पे भी एक वीडियो चाहिए कि कैसे APC/C MCDK को डिग्रेड कर रहा है और कैसे MCDK इसको एक्टिवेट कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। प्लीज़ मुझे मेंशन कर दीजिए कि आपको ये वाला पार्ट जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है जो कि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। आप उससे कई सारे कंसेप्ट आप रिलेट कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ वीडियो ऑन दिस एक्शन ऑफ APC वाया इनहिबिटिंग CDK, मतलब ये CDK को कैसे इनहिबिट कर रहा है, इस पर हम एक डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा, एक गलती जिसका नाम है एक्टिवेशन ऑफ APC/C। यहाँ पे MCDK क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। दोबारा से लिख देता हूँ, एक्टिवेट एक्टिवेट क्या कर रहा है, APC/C। APC/C की फुल फॉर्म है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है भाई इसका, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक रोल ऑफ APC, क्योंकि कई सारे रोल हैं जो APC परफॉर्म करता है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जिसका नाम हम ले रहे हैं APC, ये कई सारे रोल प्ले करता है। उनमें दो मेन रोल की बात करूंगा। एक्चुअली ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, नो डाउट ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है। ये मेटाफेज से, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज का ट्रांजिशन कराता है। ये क्या कराता है, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज टू एनाफेज, मेटाफेज टू एनाफेज। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, यस। आप देख पा रहे हैं कि क्या करा रहा है, मेटाफेज से एनाफेज पे ट्रांजिशन करा रहा है। और कैसे ये काम कराता है इसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या होता है कि ये आप क्या देख पा रहे हैं कि ये एक क्रोमोसोम है जिससे कौन अटैच है, जिसके यहाँ पे काइनेटोकोर है, और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच है, काइनेटोकोर टाइप के स्पिंडल फाइबर अटैच है। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे कोहेसिन कंडेंसिन प्रोटीन है, कंडेंसिन प्रोटीन, और एक यहाँ पे काइनेटोकोर वाले पार्ट में है कोहेसिन प्रोटीन, कोहेसिन प्रोटीन। क्या नाम है भाई, कोहेसिन प्रोटीन। अब देखिए कोहेसिन प्रोटीन क्या करती है, इस काइनेटोकोर वाले पार्ट पे होल्ड करके रखती है। अगर कोहेसिन प्रोटीन को अगर आप डिग्रेड कर दो, इसको डिग्रेड कर दो, तो ये क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या होंगे, डिग्रेड अगर आप इसको कर दो तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी को क्या करता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट, मतलब आपने क्या देखा, APC एक्टिवेट हुआ और ये एक प्रोटीन है CDC20, इसके साथ जुड़ के ये क्या करता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है सेक्यूरिन। ये देखिए एक कॉम्प्लेक्स है सेक्यूरिन सेपरेज, SECURIN, सेक्यूरिन एंड सेपरेज, SEPERASE। तो ये APC क्या करता है, इसके पे यूबिक्विटिन ऐड करता है और सेक्यूरिन क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। एक्चुअली सेक्यूरिन सेपरेज को इनहिबिट, रोक के रखता है। और जब APC/C ने सेक्यूरिन को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, डिग्रेड कर दिया, यूबिक्विटिनेशन कर दिया, डिग्रेड कर दिया, तो सेपरेज क्या हो गया, आज़ाद हो गया। और सेपरेज क्या करता है, सेपरेज का काम होता है इस कोहेसिन प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देना। सेपरेज का काम क्या है, डिग्रेडेशन कर देना, डिग्रेडेशन ऑफ कोहेसिन। और कोहेसिन जब डिग्रेड हो गया तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हो कि ये क्रोमोसोम जो है काइनेटोकोर वाले रीजन से अलग अलग हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे APC/C एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे की तरह काम कर रहा है। तो आप देखते हैं कि मेटाफेज में ये होता है, मेटाफेज में कंडीशन ये होती है, मेटाफेज में कंडीशन ये है, और ये कंडीशन है एनाफेज की। क्लियर है भाई, ये कंडीशन है एनाफेज की। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नो डाउट कि अभी कई सारी चीज़ें बाकी हैं, मैं इसी का एक थर्ड पार्ट और भी बनाऊंगा जो कि बनाने वाला हूँ। आप उसमें क्या देखेंगे, आप उसमें देखेंगे कैसे यहाँ पे दो प्रोटीन जिनका नाम है रेटिनोब्लास्टिमा, इस पोजीशन पे चलिए इसको कट ही कर देते हैं। इस पोजीशन पे यहाँ पे रेटिनोब्लास्टिमा, और इस पोजीशन पे यहाँ पे अगर
कोई भी जीन में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे P53 कैसे इन्वॉल्व होती हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये, और इनको हम ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं। ये आप कैंसर बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, कैंसर बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, बट मैं आपको यहीं पे इनका रोल बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप और अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएंगे कैसे रेटिनोब्लास्टोमा हेल्प करता है रेप्लिकेशन में। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, अभी अपलोड होने वाली है वो भी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अपकमिंग वीडियोस में आपको देखोगे कि कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।